हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन चैप्टर 6 प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से आता। डर्सली परिवार में हैरी का आखिरी महीना मजेदार नहीं गुजरा। ये सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वो उस कमरे में तक नहीं रहता था जिसमें हैरी हो, और पेटूनिया आंटी और वर्नॉन अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे, उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे, उस पर चिल्लाते भी नहीं थे। दरअसल उन्होंने अब उससे बात ही करना बंद कर दिया था। उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी, इसलिए वो लोग ऐसा व्यवहार करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वो खाली हो। हालांकि कई मायनों में स्थिति में सुधार तो हुआ था, पर कुछ समय बाद इससे हैरी का मन उखड़ने लगा। हैरी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू उसकी इकलौती साथी थी। उसने इसका नाम हेडविग रखने का फैसला किया। उसे यह नाम जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता और हेडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पेटूनिया आंटी ने अब यहाँ सफाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि हेडविग बाहर से मरे हुए चूहे ले आती थी। हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वो एक कागज के टुकड़े पर एक और दिन काट लेता था। इस कागज पर 1 सितंबर तक की तारीखें लिखी थी। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बात कर ली जाए। इसलिए वो नीचे ड्राइंग रूम में गया, जहां डर्सली परिवार टेलीविजन पर एक क्विज शो देख रहा था। वो थोड़ा खांसा ताकि उन लोगों को पता चल जाए वो वहां पर है। डडली उछला और कमरे से भाग गया। वर्नॉन अंकल? वर्नॉन अंकल ने सब जताया कि वो सुन रहे हैं। मुझे कल स्कूल जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है। आपको परेशानी ना हो तो आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हैरी ने मान लिया कि इसका मतलब हाँ था। थैंक्स। वो ऊपर जा ही रहा था कि तभी वर्नॉन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन से भी कोई जादूगरों के स्कूल में जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादुई कालीनों में पंचर हो गए क्या? हैरी कुछ बोला नहीं। वैसे तुम्हारा स्कूल है कहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया, और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया। उसने जेब से टिकट बाहर निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है। अंकल आंटी पलटकर उसे घूरते रह गए। कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45। बेवकूफी की बात मत करो, वर्नॉन अंकल ने कहा। 9:45 नंबर का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे टिकट पे तो यही लिखा है। पागल है, सब के सब पूरे पागल है। तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना, बस थोड़ा इंतजार करो, ठीक है? हम तुम्हें किंग्स क्रॉस ले जाएंगे। वैसे भी हम लोग कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं उठाता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। डडली को अस्पताल ले जाना है। जब तक उसकी वो कमबख्त पूछ नहीं हटेगी वो स्मेल्टिक्स कैसे जाएगा, गधे? अगली सुबह हैरी 5 बजे ही उठ गया। उसे इतना रोमांच और घबराहट हो रही थी कि वो दोबारा नहीं सो पाया। वो बिस्तर से उठा, अपनी जीन्स पहनी, क्योंकि वो जादूगरों के कपड़े पहनकर स्टेशन तक नहीं जाना चाहता था। वो ट्रेन में कपड़े भी बदल सकता था। उसने एक बार फिर हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी ताकि पक्का कर ले कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। इसके बाद उसने ये देखा कि हेडविग का पिंजरा तो ठीक तरह से बंद है। फिर वो कमरे में घूमते हुए डर्सली परिवार के उठने का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डर्सली की कार में रख दिया गया। पेटूनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वो हैरी के पास बैठ जाए, और फिर वो चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच गए। वर्नॉन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटका और उसे स्टेशन तक खुद धकेलते हुए लेकर गए। हैरी ने सोचा कि उसे इतनी उदारता की तो उम्मीद नहीं थी, पर तभी वर्नॉन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने थे और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के। ये रहा प्लेटफॉर्म 9, वो रहा प्लेटफॉर्म 10। कहीं तुम्हारा प्लेटफॉर्म इनके बीच में होना चाहिए, पर ऐसा लगता है वो उसे बनाना भूल गए होंगे, है ना? जाहिर है उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी तख्ती पर 9 नंबर लिखा था, उसके अगले प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर लिखा था, और दोनों के बीच कुछ नहीं था। आशा है तुम्हारा स्कूल में ये साल अच्छा गुजरेगा। वापस आने की तकलीफ मत करना, वर्नॉन अंकल ने और भी ज्यादा कुटिलता से हंसते हुए कहा। बिना कुछ कहे वो तीनों वापस चल दिए। हैरी ने मुड़कर देखा कि डर्सली परिवार कार में बैठकर जा रहा था। तीनों बस हंसे जा रहे थे, पर हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वो क्या करेगा? हेडविग के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से पहले से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे किसी से पूछना ही होगा। उसने पास से गुजरते हुए एक गार्ड को रोका, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में पूछ सके। गार्ड ने तो कभी हॉगवर्ट्स का नाम नहीं सुना था, और जब हैरी उसे ये भी नहीं बता पाया कि वो देश के किस हिस्से में है, तो वो भड़क गया, क्योंकि उसे लगा कि जैसे हैरी जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है।
निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजे वाली ट्रेन के बारे में पूछा, पर गार्ड ने कहा कि 11 बजे यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाती। अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया। जाते समय वो समय बर्बाद करने वालों के बारे में बड़बड़ाता जा रहा था। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वो आतंकित ना हो। प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पास बस 10 मिनट का समय था, और उसे जरा भी मालूम नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचेगा। वो स्टेशन के बीच में बुरी तरह फंस गया था। उसके पास संदूक था जिसे वो उठा नहीं सकता था। जेब में जादूगरों के सिक्के और एक बड़ी सी उल्लू थी। शायद हैग्रिड उसे बताना ही भूल गया कि यहाँ पर उसे क्या करना है, जैसे छूमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट ठोकना। वो सोचने लगा कि क्या वो छड़ी निकालकर प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच बने बैरियर में ठोक दे। उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुने। मगलियों से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। ये शब्द एक गोल मटोल महिला बोल रही थी, और वो अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी, जिन सब के बाल लाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वो धकेल रहे थे, और उनके पास एक उल्लू भी था। धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे धकेली। वो लोग रुक गए। हैरी भी रुक गया, इतने करीब ताकि उनकी बातें सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है? बच्चों की माँ ने पूछा। 9:45, एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा। उसके बाल भी लाल थे और वो अपनी माँ की उंगली पकड़े थी। मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो जिनी। अब चुप रहो, ठीक है पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ आगे बढ़ा। हैरी ने उस पर नजरें जमा ली। वो सावधान था कि कहीं उसके पलके न झपक जाए, क्योंकि वो चूकना नहीं चाहता था। पर जैसे ही वो लड़का दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा सा झुंड आ गया, और जब तक भीड़ छटी लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम? मैं फ्रेड नहीं, जॉर्ज हूँ, लड़के ने कहा। आप भी मम्मी खुद को हमारी माँ कहती हैं? आपको ये भी नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूँ? सॉरी जॉर्ज, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ही फ्रेड हूँ, लड़के ने कहा और चल पड़ा। उसके जुड़वा भाई ने पीछे से उसे जल्दी करने को कहा, और उसने सचमुच जल्दी की होगी, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही वो गायब हो गया। पर उसने ऐसा कैसे किया? अब तीसरा भाई बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था। वो लगभग वहां पहुंच गया, और तभी एकदम अचानक वो कहीं नहीं दिख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। माफ कीजिए, हैरी ने गोल मटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, उन्होंने कहा। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वो थोड़ा लंबा, दुबला, चकत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर लंबे थे और नाक भी। हाँ, बात यह है कि मैं नहीं जानता कि किस तरह प्लेटफॉर्म पर कैसे जाना है, महिला ने दया से कहा, और हैरी ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, तुम्हें बस इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बैरियर तक सीधे चलते जाओ। कहीं रुकना मत और सोचकर घबराना मत कि तुम टकरा जाओगे। ये बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम दौड़ कर भी कर सकते हो। अब जाओ, रॉन के पहले तुम अंदर जाओ। अच्छा ठीक है, हैरी ने कहा। उसने ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूर कर देखा। ये बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी तेज चलने लगा। वो सीधे बैरियर से टकराने वाला था, और अगर वो गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वो सरपट भागने लगा। बैरियर पास आता जा रहा था। वो रुक नहीं पाएगा, ट्रॉली नियंत्रण के बाहर थी। वो 1 फीट दूर था। उसने आंखें बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया, पर टक्कर नहीं हुई। वो दौड़ता ही रहा। उसने आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था, और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। ऊपर एक साइन बोर्ड पर लिखा था, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, 11 बजे। हैरी ने अपने पीछे देखा कि जहां पर बैरियर था वहां पर उसे लोहे का गलियारा दिखा, जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वो आखिरकार पहुंच गया था। इंजन से निकलता धुआं बतियाती भीड़ के सिर के ऊपर तैर रहा था, और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियां खड़े हुए लोगों के पैरों के बीच से निकल रही थी। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर घसीटे जाने की आवाजों के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे वो भी आपस में बातें कर रहे हो। इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की के बाहर लटक कर अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे, तो कुछ सीट के लिए आपस में झगड़ रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म तक धकेलता गया। वो एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा, जो कह रहा था, दादी, मेरा मेंढक फिर गुम गया है। क्या करते हो नेविल? उस बूढ़ी औरत को आ भरते सुना। कुछ लोग घुंघराले बालों वाले एक लड़के को घेरे खड़े थे। हमें भी दिखाओ ली, हमें भी दिखाओ, चलो दिखाओ।
लड़के ने उस बक्से का ढक्कन खोल दिया जिसे वो हाथ में पकड़ा था। जब अंदर बंद जानवर का बालों भरा लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया और जब तक उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली डिब्बा नहीं मिल गया तो उसने सबसे पहले हेडविग को अंदर रखा और फिर संदूक को डिब्बे के दरवाजे की तरफ धकेला। उसने इसे उठाने की कोशिश की पर एक सिरा उठाना भी उसे भारी पड़ रहा था। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और दर्द से चीख उठा। मदद चाहिए? ये बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वो बैरियर में घुसा था। हाँ प्लीज, हैरी ने हाँफते हुए कहा। अरे फ्रेडी, यहाँ आकर मदद करोगे? जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार डिब्बे के कोने में सही सलामत पहुंच गया। थैंक्स, हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपथ बालों को आंखों के सामने से हटाया। ये क्या है? जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हे भगवान, कहीं तुम? दूसरे भाई ने कहा। वही है ना? उसने हैरी से पूछा। क्या? हैरी पॉटर, दोनों जुड़वा भाइयों ने एक साथ कोरस में कहा। अच्छा, वो मेरा मतलब, हाँ मैं ही हूँ। दोनों भाई मुंह खोलकर उसे देखते रहे और हैरी को लगा जैसे उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी ट्रेन के खुले दरवाजे से एक आवाज तैरती हुई आई जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। फ्रेड, जॉर्ज, कहाँ हो तुम लोग? आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक नजर डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए। हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहां वो आधा छुपा था। वहां से अब वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देख सकता था और उनकी बात सुन सकता था। उनकी माँ ने रुमाल निकाल लिया था। रॉन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की पर उसकी माँ ने उसे दबोच ही लिया और उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी। मम्मी छोड़ो ना, उसने धक्का देते हुए खुद को छुड़ाया। क्या छोटे बच्चे रॉनी की नक्कू नक्कू पे कुछ लगा था? जुड़वा भाइयों में से एक ने चिढ़ाया। चुप रहो तुम। पर्सी कहाँ है? इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो अपने कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुशाला पहन चुका था। हैरी ने देखा कि उसके सीने पर चांदी का चमकता हुआ बैज लगा था जिस पर पी लिखा था। ज्यादा देर नहीं रुक सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ। प्रीफेक्ट्स के लिए 2 डिब्बे रिजर्व होते हैं। अच्छा, तो तुम प्रीफेक्ट हो पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य से कहा। तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, हमें तो पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है इसने इस बारे में कुछ तो कहा था। 1 बार या 2 बार, 1 मिनट, सारी गर्मियां। चुप रहोगे, पर्सी यानी कि प्रीफेक्ट ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? क्योंकि वो प्रीफेक्ट है ना, उनकी माँ ने लाड़ से कहा। ठीक है बच्चों, अच्छे से रहना, पहुंचते ही मुझे एक उल्लू भेज देना, ठीक है? उन्होंने पर्सी को गले लगाया और वो चला गया। फिर वो जुड़वा भाइयों की तरफ पलटी। और तुम दोनों इस साल जरा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया, और मम्मी हमने तो आज तक कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे विचार बहुत अच्छा है, धन्यवाद मम्मी, मजाक की बात नहीं। और सुनो, रॉन का ध्यान रखना। चिंता मत करिए, नन्ना मुन्ना रॉनी हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित है। तुम चुप रहोगे? रॉन ने दोबारा कहा। वो अभी से जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था और उसकी नाक उस जगह पर अब भी गुलाबी दिख रही थी जहां उसकी माँ ने रगड़ा था। अच्छा मम्मी, जरा सोचो, अंदाजा लगाओ हमें ट्रेन में कौन मिला था। हैरी तत्काल पीछे टिक गया ताकि वो उसे झांकते हुए ना देख ले। आप जानती है काले बालों वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर चढ़ा था? जानती है वो कौन है? कौन है? हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन में चढ़कर उसे देख लूं? मम्मी एक बार प्लीज। तुमने इसे देखा है ना जिनी, और वो बेचारा कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह उसे घूरते रहो। क्या सचमुच वही था फ्रेड? तुमने पहचाना कैसे? हमने उसे पूछा था, उसका निशान देखकर। निशान सचमुच वहीं पर है, बिजली गिरने जैसा। बेचारा बच्चा, कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अकेला था। मुझे आश्चर्य है उसने इतनी नम्रता से पूछा कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे। ये सब छोड़ो, क्या आपको लगता है उसे याद होगा कि आप जानते हैं कौन कैसा दिखता है? उनकी माँ अचानक गंभीर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मुझसे ये सब नहीं पूछोगे फ्रेड। नहीं, ये हिम्मत भी मत करना, जैसे उसे स्कूल के पहले दिन ये बात याद दिलाने की जरूरत है। ठीक है मम्मी, क्यों बाल सफेद कर रही हो? एक सीटी बजी। जल्दी जल्दी, उनकी माँ ने कहा। तीनों लड़के लपक कर ट्रेन में चढ़ गए, फिर खिड़की से बाहर झांकने लगे ताकि उनकी माँ उन्हें चूम कर गुड बाय कह सके। उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जिनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे।
और हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की उड़ाई हुई टॉयलेट सीट भी तो भेजेंगे। जॉर्ज, मजाक था मम्मी। ट्रेन रेंगने लगी। हैरी ने देखा कि बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और उनकी बहन आधी हंसती आधी रोती हुई ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। पर फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि वो पीछे रह गई और हाथ दिखाने लगी। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखाई देना बंद हो गई। खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजरते जा रहे थे। हैरी के दिल का रोमांच मारे बल्लियों उछल रहा था। वो ये नहीं जानता था कि जिस जगह वो जा रहा है वो कैसी होगी, पर ये तो तय था उससे तो बेहतर ही होगी जिसे वो पीछे छोड़कर जा रहा था। डिब्बे का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। और कहीं जगह नहीं है। हैरी ने अपना सिर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। वो ये दिखाना चाहता था कि उसने हैरी को देखा नहीं। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी काला निशान था। अरे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुनो, हम ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहां ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन बोला। हैरी, दूसरा जुड़वा भाई ने कहा, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और ये रॉन है हमारा छोटा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं। बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय अपने पीछे डिब्बे का दरवाजा बंद कर गए। क्या तुम सच में हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल गया। हैरी ने सिर हिला दिया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे हैं। और क्या तुम्हारे सर पर सचमुच, यानी कि? उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रॉन घूरता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो किसने? हाँ, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से कहा। बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है, और कुछ नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वो बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक समझ में आया कि वो क्या कर रहा था, फिर एक बार वो जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रॉन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी लग रहा था। अरे हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, रॉन ने कहा। मुझे लगता है मम्मी के दूर के रिश्ते का एक कजन है जो अकाउंटेंट है, पर उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो इसका मतलब है तुम्हें तो पहले से बहुत जादू आता होगा। जाहिर था कि वीजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छूमंतर गली में वो पीला लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है तुम्हें मगलों के साथ रहने को भेज दिया गया था। कैसे होते हैं वो लोग? बहुत बुरे, पर सब नहीं। मेरे अंकल आंटी और कजन बहुत ज्यादा बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5 जादूगर भाई, रॉन ने कहा। किसी कारण से वो उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार में हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं छठा भाई हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है, बहुत प्रेशर है। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कैप्टन। पर्सी भी प्रीफेक्ट बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज शैतानी करते हैं, पर उनके हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। और सब सोचते हैं कि वो बहुत मस्खरे हैं, तो वो बहुत पॉपुलर भी है। सब मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने भाइयों जितने अच्छे काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सब लोग पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। और हाँ, 5 भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज नई नहीं मिलती। ये सब बिल के पुराने कपड़े, चार्ली की पुरानी छड़ी और ये पर्सी का पुराना चूहा। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्कैबर्स है। किसी काम का नहीं है, सोता रहता है। और प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को उल्लू दिला दिया। पर उन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब मुझे उल्लू के बजाय स्कैबर्स से काम चलाना पड़ा। रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि वो ज्यादा ही बोल गया, क्योंकि वह फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को यह समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे ना होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक तो उसके पास कभी पैसे नहीं रहते थे, और उसने रॉन को यह बता भी दिया। उसने ये भी बताया कि डडली के पुराने कपड़े उसे हमेशा पहनने पड़ते थे और उसे कभी ढंग के बर्थडे गिफ्ट नहीं मिले थे। इससे रॉन फिर खुश नजर आने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया, तब तक तो मैं जानता भी नहीं था कि मैं जादूगर हूँ, और अपने मम्मी डैडी या वोल्डेमॉर्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुमने उसका नाम ले लिया? रॉन ने कहा। उसकी आवाज बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वो प्रभावित भी हुआ था। मुझे लगता था कम से कम तुम तो, देखो, नाम लेकर मैं साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ, हैरी बोला। मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं यही तो कह रहा था, मुझे बहुत कुछ सीखना, मैं शर्त लगा सकता हूँ।
उसने आगे कहा और पहली बार वो बात कही जो पिछले कुछ दिनों से उसे परेशान कर रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अपनी क्लास में मैं सबसे बुरा स्टूडेंट रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कई बच्चे मगलू परिवारों से आते हैं और वो जल्दी सीख जाते हैं। जब वो बातें कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वो गाय भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजर रहे थे। वो लोग कुछ समय चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब गलियारे में खड़खड़ की तेज आवाज हुई। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिम्पल थे, उनके डिब्बे का दरवाजा खोला और मुस्कुराकर पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वो उछलकर खड़ा हो गया, पर रॉन के कान फिर गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास सैंडविचेस है। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वो डर्सलीज के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे। इसलिए वो जितनी मार्स बार उठा सकता था उतनी खरीदने को तैयार था। पर उस महिला के पास मार्स बार नहीं थी। उसके पास जो सामान था उसमें बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियाँ, डबल बबल गम थी, चॉकलेट मेंढक थे, कद्दू की पेस्ट्रीज थी, कढ़ाई केक थे, लिकरिस की छड़ियाँ थी और भी बहुत सी अजीब चीजें थी जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज छूट ना जाए इस डर से हैरी ने हर चीज को थोड़ा थोड़ा खरीद लिया और उस महिला को 11 चांदी के सिकल और 7 कांसे के नट दे दिए। हैरी सारे सामान को लेकर डिब्बे में वापस आया और उसने एक खाली सीट पर रख दिया। रॉन उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। तुम्हें बहुत भूख लगी है क्या? भूख? मेरा तो दम निकला जा रहा है। हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रॉन ने एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला। उसके अंदर 4 सैंडविचेस थे। उसने उनमें से एक को खोलकर देखा और कहा, मम्मी हमेशा भूल जाती है, मुझे कॉर्न बीफ पसंद नहीं है। तो हम बदल लेते हैं। हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा। चलो। तुम्हें पसंद नहीं आएगा, बहुत सूखा हुआ है, मम्मी के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता। तुम तो जानते हो ना हम 5 भाई हैं। चलो भी ले लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कोई चीज बांटने के लिए कभी नहीं थी। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वो मिल बांट कर कोई चीज खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो और रॉन एक साथ वहां बैठकर हैरी के पेस्ट्रीज और केक्स खा रहे थे। इसका मतलब वो सैंडविच के बारे में तो भूल ही चुके थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का एक पैकेट उठाकर पूछा। इसमें सचमुच के मेंढक तो नहीं है? अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता था और वो किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था। नहीं, पर इसमें कार्ड निकलता है, उसमें कलेक्ट करना होता है। मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है, देखो तुम्हारा कौन सा है? क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट मेंढक के अंदर एक कार्ड होता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी के नाम का कार्ड। मेरे पास 500 है, पर मेरे पास एग्रिप्पा या टॉलेमी के कार्ड नहीं है। हैरी ने अपने चॉकलेट मेंढक का कवर हटाया और कार्ड निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहना था। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और उसके लहराते बाल, दाढ़ी और मूंछें चांदी की तरह सफेद थी। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, एल्बस डंबलडोर। तो ये है डंबलडोर, हैरी ने कहा। मुझसे ये मत कहना कि तुमने कभी डंबलडोर का नाम नहीं सुना, रॉन ने कहा। मैं ये मेंढक ले लूं? शायद मुझे अग्रिप्पा मिल जाए। थैंक्स। हैरी ने कार्ड पलटा। कार्ड की दूसरी तरफ लिखा था, एल्बस डंबलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि आधुनिक समय के महानतम जादूगर। प्रोफेसर डंबलडोर खास तौर पर इन चीजों के लिए मशहूर है। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। प्रोफेसर डंबलडोर को चेंबर म्यूजिक और 10 पिन बॉलिंग पसंद है। वो कार्ड को दोबारा पलट कर देख ही रहा था कि और उसे हैरानी हुई कि डंबलडोर का चेहरा गायब हो गया था। वो चले गए? तो उम्मीद थोड़ी कर सकते हो उनसे कि सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे, दोबारा आ जाएंगे। अरे फिर मोर्गाना, मेरे पास 6 कार्ड है उसके, क्या तुम्हें चाहिए? तुम भी इकट्ठे करना शुरू कर सकते हो। रॉन की आंखें चॉकलेट के मेंढकों के ढेर की तरफ मुड़ गई जो खोले जाने का इंतजार कर रहे थे। जितने चाहे ले लो, हैरी ने कहा, पर तुम्हें पता है मगलुओं की दुनिया में लोग अपने फोटो से कहीं जाते नहीं है, वहीं जमे रहते हैं, एकदम स्थिर। सचमुच? बिल्कुल भी नहीं हिलते? बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था कि तभी उसने देखा कि डंबलडोर फिर अपने कार्ड वाले फोटो में डुबक कर आ गए थे और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा भी दिया। मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों को देखने के बजाय रॉन मेंढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, पर हैरी तो उन पर से आंखें भी नहीं हटा पा रहा था। जल्दी उसके पास न सिर्फ डंबलडोर और मॉर्गाना बल्कि हेंजिस्ट ऑफ वुडक्राफ्ट, एल्बेरिक ग्रेनियन, सर्सी, पैरासिल्स और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोडना नाम की जादूगरनी से हटाई जो अपनी नाक खुजा रही थी और बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियों का बैग खोला।
इनके बारे में सावधान रहना होगा। रॉन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वो कहते हैं कि हर स्वाद की, तो मतलब सचमुच हर स्वाद की। चॉकलेट, पेपरमेंट और जैम जैसे स्वाद हो सकते हैं, पर पालक, गोश्त, गुर्दा कुछ भी मिल सकता है। जॉर्ज कहता है उसे एक बार कीड़े के स्वाद की टॉफी मिली थी। रॉन ने एक हरी टॉफी उठाई, ध्यान से देखा और उसका कोना चबा लिया। देखा, स्प्राउट्स। हर स्वाद की टॉफियां खाने में उसका समय अच्छी तरह गुजरा। हैरी को टोस्ट, नारियल, बेक्ड बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफी, मछली के स्वाद की भी टॉफियां मिली। उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब सी दिखने वाली भूत टॉफी का कोना भी चख लिया, जिसे रॉन छूने को भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला कि वो काली मिर्च के स्वाद की थी। उनकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य अब जंगली हो गया था। साफ सुथरे खेत दिखना बंद हो गए थे। अब उन्हें जंगल, घुमावदार नदियां और अंधेरी हरी पहाड़ियां दिख रही थी। किसी ने उनके डिब्बे का दरवाजा खटखटाया और वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया, जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सॉरी, उसने कहा, पर क्या तुम लोगों ने किसी मेंढक को देखा है? जब उन्होंने सिर हिलाकर मना किया तो वो बिलखते हुए बोला, मैंने उसे फिर घुमा दिया, वो पता नहीं कहाँ भाग जाता है। मिल जाएगा, हैरी ने कहा। अगर फिर भी दिखे तो बताना। वो चला गया। मैं नहीं जानता वो इतना परेशान क्यों है, रॉन ने कहा। अगर मैं मेढक लाता तो जितना जल्दी घुमा सकता घुमा देता। ध्यान रहे, मैं स्कैबर्स को लाया तो मैं इस बारे में क्या ही बोल सकता हूँ। चूहा अब भी रॉन की गोद में सो रहा था। इतना गया गुजरा है कि मर भी जाए तो पता नहीं चलेगा, रॉन ने इकारत से कहा। मैं कल इसका मंत्र पढ़कर इसका रंग बदलने की कोशिश कर रहा था, ताकि ये थोड़ा और दिलचस्प बन सके, पर मेरे मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। देखो, मैं दिखाता हूँ। वो अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और फिर उसे एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी मिली। छड़ी कई जगह से चटकी हुई थी और उसके कोने पर कोई सफेद चीज बाहर झांक रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर झांकने लगा है। खैर, उसने छड़ी उठाई ही थी कि तभी डिब्बे का दरवाजा एक बार फिर खुला। जिस बच्चे का मेंढक खो गया था वो एक बार फिर लौट आया, पर इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी। वो हॉगवर्ट्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेंढक देखा है? नेविल का मेंढक घूम गया है, उसने कहा। उसकी आवाज रौबदार थी, बाल भूरे घने और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। हमने पहले ही बता दिया कि हमने मेंढक नहीं देखा, रॉन ने कहा, पर लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो उसके हाथ की छड़ी को देख रही थी। अरे, क्या तुम जादू कर रहे हो? दिखाओ जरा। वो बैठ गई। रॉन आश्चर्य में हो गया। ठीक है। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस धब्बे वाले चूहे का रंग बदल डालो। उसने छड़ी घुमाई पर कुछ भी नहीं हुआ। स्कैबर्स वैसा ही बना रहा और पड़ा हुआ सोता रहा। क्या ये सचमुच कोई मंत्र था? वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ, लड़की ने कहा। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ आसान मंत्र प्रयोग किए हैं, पर वो हमेशा मेरे लिए काम करते हैं। मेरे परिवार में कोई जादूगर नहीं है। जब मुझे चिट्ठी मिली मैं तो बहुत हैरान थी, पर जाहिर है खुश भी थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि जादूगरी का ये सबसे बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें पढ़ ली है और पूरी याद कर ली है। जाहिर है मुझे लगता है कि ये काफी होगा। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ। और तुम्हारा नाम? उसने सारी बातें बहुत तेजी से बोली थी। हैरी ने रॉन की तरफ देखा और उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसे राहत मिली। रॉन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी कोई कोर्स की किताब याद नहीं थी। मैं रॉन वीजली। मैं हैरी पॉटर, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं, और तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन और 20वीं सदी का महान जादुई घटनाओं में से है। क्या सचमुच? हैरी भौचक्का का रह गया था। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं पता था? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता किया होता, हरमाइनी ने कहा। क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगे? मैंने पूछताछ की और मैं चाहती हूँ कि मैं गरुड़द्वार में जाऊँ। ये सबसे अच्छा हाउस लगता है ना? मैंने सुना है कि खुद डंबलडोर भी इसी हाउस में थे। वैसे मेरे ख्याल से चीलघाट भी मेरे लिए बुरा नहीं होगा। खैर, अब हम लोग चलते हैं। नेविल का मेंढक भी ढूंढना है, और तुम दोनों भी यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे लगता है कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। और फिर वो चली गई। उसके साथ वो लड़का भी चला गया जिसका मेंढक खो गया था। मैं चाहे जिस हाउस में रहूं, मैं चाहता हूं कि ये लड़की उस हाउस में न रहे, रॉन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा संदूक में फेंक दिया। बेहुदा मंत्र, जॉर्ज ने बताया था। शर्त लगाता हूँ वो जानता था कि यह फुस्सी मम था। तुम्हारे भाई किस हाउस में है? गरुड़द्वार, रॉन ने कहा। एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। मम्मी और डैडी भी इसी हाउस में है।
अगर मैं इस हाउस में जा नहीं पाता तो जाने वो लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है चीलघात भी बहुत बुरा नहीं है, पर सोचो कहीं उन्होंने मुझे नाग शक्ति में डाल दिया तो क्या होगा। क्या ही वही हाउस है जिसमें वो, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन था। हाँ, वो एक बार फिर अपनी सीट पर धम से बैठ गया और काफी परेशान दिख रहा था। देखो, मुझे लगता है कि स्कैबर्स की मूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का तो हो ही गया है। हैरी ने रॉन के दिमाग को हाउसेस से दूर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। तो हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं। चार्ली रोमानिया में ड्रैगन्स की पढ़ाई करता है और बिल अफ्रीका में ग्रिंगॉट्स के लिए कुछ कर रहा है, रॉन ने कहा। क्या तुमने ग्रिंगॉट्स का नाम सुना है? इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है, पर मुझे नहीं लगता कि मगलुओं को ये अखबार मिलता होगा। किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी से सामान चुराने की कोशिश की। सचमुच? हैरी ने घूरा। चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसीलिए तो इतनी बड़ी खबर है। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते हैं कि ग्रिंगॉट्स में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतानी जादूगरी कर सकता है। वैसे पिशाच कहते हैं चोर कुछ ले जा नहीं पाया। बड़ी अजीब बात है ना। जाहिर है, जब इस तरह की कोई चीज होती है तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो किसका हाथ तो नहीं है। ये खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही। जब भी तुम जानते हो किसका नाम लिया जाता था, हर बार उसे जैसे डर का कांटा चुभ जाता। उसे लगा कि जादू की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा है, पर वोल्डेमॉर्ट कहना आरामदेह था और उसमें कोई चिंता नहीं होती थी। तुम्हारी क्विडिच टीम कौन सी है? रॉन ने पूछा। "अ, मुझे एक भी क्विडिच टीम का नाम मालूम नहीं", हैरी ने स्वीकार किया। क्या? रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे। अच्छा, जरा ठहरो, ये दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और वो फिर शुरू हो गया। 4 गेंदों और 7 खिलाड़ियों की पोजीशंस के बारे में समझाता रहा। उसने उन मशहूर खेलों का विस्तार से वर्णन किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। उसने ये भी बताया कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो किस तरह की जादुई झाड़ू खरीदना पसंद करेगा। वो हैरी को खेल की बारीकियां समझाने की दिशा में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी डिब्बे का दरवाजा एक बार फिर खुला। पर इस बार दरवाजे पर मेंढक खोने वाला बच्चा नेविल या हरमाइनी नहीं थे। 3 लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तत्काल पहचान लिया। ये वही पीला लड़का था जो उसे मैडम मैल्किन की दुशालों की दुकान में मिला था। उसने हैरी में छूमंतर गली में जितनी दिलचस्पी ली थी, अब वो उससे बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ उसे देख रहा था। क्या ये सच है? उसने कहा। लोग ट्रेन में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस डिब्बे में है, तो तुम हैरी पॉटर हो, है ना? हाँ, हैरी ने कहा। वो बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था। दोनों तगड़े थे और बहुत ही काइयां किस्म के दिख रहे थे। पीले लड़के के दोनों तरफ वो ऐसे खड़े थे जैसे उसके बॉडीगार्ड्स हो। अरे, ये है क्रैब और ये गॉयल, पीले लड़के ने हैरी की निगाह को भांपते हुए कहा। और मेरा नाम मैलफॉय है, ड्रेको मैलफॉय। रॉन हल्के से खांसा, जैसे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैलफॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है क्यों? पूछने की जरूरत ही नहीं है कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि वीजलीज के बाल हमेशा लाल होते हैं, चेहरे पे चकत्ते और जितने पाल सकते हैं उससे ज्यादा बच्चे। वो हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा पॉटर कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं। तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर हैरी ने हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है कि मैं खुद ही सही और गलत तरह के लोगों की पहचान कर सकता हूँ। वेरी थैंक्स, उसने ठंडेपन से कहा। ड्रेको का चेहरा लाल नहीं हुआ और उसके पीले गालों पर गुलाबी सी चमक उभर आई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर तो इस बारे में सावधान रहता, उसने धीरे धीरे कहा। अगर तुमने विनम्र होना नहीं सीखा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे मम्मी डैडी का हुआ था। वो लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था। तुम वीजली और उस हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो उसका असर तुम पर होगा ही। हैरी और रॉन दोनों ही खड़े हो गए। रॉन का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो गया। फिर से तो कहना, उसने कहा। अच्छा, तो हमसे लड़ाई करोगे? क्यों? मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकले तो, हैरी ने कहा, और वो जितना बहादुर महसूस कर रहा था उससे ज्यादा बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि क्रैब और गॉयल उससे या रॉन से बहुत बड़े थे। पर हमारी तो यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है ना दोस्तों? हमने अपना पूरा खाना खा लिया, जबकि तुम्हारे पास तो काफी बचा है। गॉयल रॉन के पास रखे चॉकलेट मेंढकों की तरफ बढ़ा। रॉन लपका, पर इससे पहले कि वो गॉयल को छू भी पाता, गॉयल चिल्लाया। स्कैबर्स उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दांत गॉयल की उंगली के जोड़ में गहराई तक धंसे हुए थे। क्रैब और मैल्फॉय पीछे हट गए जब बिल बिलाते हुए गॉयल ने स्कैबर्स को गोल गोल घुमाया, और जब आखिरकार स्कैबर्स उछल कर खिड़की से टकराया तो तीनों तत्काल वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मिठाइयों में और चूहे छुपे होंगे, या शायद उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुन ली थी, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आ गई। यहाँ क्या हो रहा है?
उसने पूछा। वो फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी। उसने ये भी देखा कि रॉन स्कैबर्स की पूंछ पकड़कर उसे उठा रहा है। मुझे लगता है ये मर गया, रॉन ने हैरी से कहा। उसने स्कैबर्स को पास से देखा। नहीं नहीं नहीं, ये फिर सो गया है। और स्कैबर्स सचमुच सो गया था। तुम उस मैल्फॉय से पहले भी मिल चुके हो? हैरी ने छूमंतर गली में हुई मुलाकात के बारे में बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ, हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले लोगों में उसका परिवार भी था। उन्होंने कहा उन्हें सम्मोहित किया गया था, पर मेरे डैडी को यकीन नहीं है। वो कहते हैं कि मैल्फॉय के पिता को काले जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं थी। फिर वो हरमाइनी की तरफ मुड़ा। और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं मैडम? बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और यूनिफॉर्म पहन लो। मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा था और उसने मुझे बताया कि हम पहुंचने वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे ना? हम वहां पहुंच पाए इससे पहले ही तुम हमें परेशानी में तो नहीं डालना चाहोगे? हम नहीं, स्कैबर्स लड़ रहा था, रॉन ने घूरते हुए कहा। और मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ से कृपया चली जाएं ताकि हम लोग कपड़े बदल लें। ठीक है, मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि बाहर लोग बचकानी हरकतें कर रहे हैं और गलियारों में तोड़ रहे हैं, हरमाइनी ने नाक से कोड़ते हुए कहा। और हाँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाक पर मिट्टी लगी है? साफ कर लो। उसके बाहर जाते समय रॉन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो रहा था। गहरे बैंगनी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिख रहे थे। ट्रेन धीमी होने लगी थी। उसने और रॉन ने जैकेट उतारी और लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए। रॉन का थोड़ा छोटा था, इसलिए दुशाले के नीचे उसके जूते दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में आवाज गूंजी। हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में छोड़ दीजिए, उसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी और उसने देखा कि रॉन अपने चकत्तों के नीचे पीला दिख रहा था। उन्होंने बची हुई मिठाइयां जेब में भर ली और गलियारे में जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले तो धीमी हुई और आखिर रुक गई। लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और फिर वे एक छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा में हैरी को कपकपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैरी को एक परिचित आवाज आई। फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे साथ आए। ठीक हो हैरी? सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। चलो हमारे पीछे आओ। फर्स्ट ईयर का और कोई बच्चा तो नहीं है? संभाल कर कदम रखना। फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आओ। फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक सकरे ढलान वाले रास्ते पर चल दिए। उसके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा कि वहां पर घने पेड़ पक्का होंगे। कोई भी ज्यादा बोल नहीं रहा था, सिर्फ नेविल ने, जिसका मेंढक बार बार घूमता रहता था, 1-2 बार नाक से की आवाज की। तुम्हें 1 सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखाई देगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक बाद एक जोरदार की आवाज हुई। सकरी पगडंडी उन्हें अचानक एक बड़ी काली झील के किनारे पर ले आई थी। झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा सा महल था जिसमें कई कंगूरे और मीनारें थी। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थी। एक नाव में ज्यादा से ज्यादा 4 बैठना, हैग्रिड ने किनारे पर पानी में तैरती छोटी नावों के बेड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन के पीछे पीछे नेविल और हरमाइनी भी नाव में चढ़ गए। सब आ गए? हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेला बैठा था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और सभी छोटी नावें तत्काल आगे चल दी। कांच की तरह चिकनी झील में वो फिसलती लग रही थी। सब खामोश थे और सिर उठाकर बड़े महल को देख रहे थे। जैसे जैसे वो उस चट्टान के करीब आए जिस पर महल खड़ा था, वो उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा। जैसे ही आगे वाली नावें चट्टान के पास पहुंची, हैग्रिड चिल्लाया, सर झुका लो। उन सभी ने सिर झुका लिए और छोटी नावें उन्हें चट्टान के अंदर एक सुरंग में ले गई, जो सुरंग पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छुपी थी। वो लोग एक अंधेरी गुफा में से जा रहे थे जो महल के ठीक नीचे से जाती दिख रही थी। और फिर वो जमीन के नीचे बने एक बंदरगाह में पहुंचे, जहां चट्टानों और पत्थरों पर वो मुश्किल से उतरे। बच्चों के नाव से उतरने के बाद हैग्रिड ने नावों की तलाशी ली और चिल्लाकर कहा, ओए तुम उधर, ये मेंढक तुम्हारा है? ट्रेवर! नेविल खुशी से चिल्लाया और अपने हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर वो सब हैग्रिड के लैंप के पीछे चट्टान में बने एक रास्ते पर मुश्किल से चढ़ने आ गए। अंत में वो महल की छाया में नर्म और गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर वो बलूत के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए? और तुम्हारा मेंढक तुम्हारे पास है ना? हैग्रिड ने दैत्याकार मुट्ठी उठाई और